अभय ने बॉडीगार्ड के हाथ से नोट पकड़ लिए और तुरंत अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और अभिमन्यु की तरफ बढ़ा दिया। ये रहा 100 रुपए का चेंज। मैं अपने कस्टमर के एक्स्ट्रा पैसे को नहीं रखता। हम आपके जैसे बिल्कुल नहीं हैं। हम दूसरों का पैसा लेकर भागने वालों में से नहीं हैं। हमारे कुछ प्रिंसिपल हैं जिन्हें हम कभी नहीं तोड़ते। बॉडीगार्ड्स ने चुप अभिमन्यु की ओर देखा और फिर अपने हाथों को आगे बढ़कर अभय के छोटे गोल मटोल हाथों से पैसे ले लिए। अभय ने पैसों को जेब में डालते हुए एक कानिक स्माइल के साथ अभिमन्यु की तरफ देखा और सरकाज़म से बोला, आपकी मदद के लिए धन्यवाद अंकल। ठीक है, अब आपको अपना कीमती समय यहाँ और बर्बाद नहीं करना चाहिए। आखिरकार आप काफी बिजी रहते हैं, है ना अंकल? इस बार अभय ने अंकल शब्द पर थोड़ा जोर देकर लंबा खींचते हुए कहा था। अभिमन्यु अभय के अंकल शब्द पर जोर दिए जाने पर थोड़ा सिकुड़ गया। उसके सुंदर चेहरे पर निराशा की झलकी दिखाई देने लगी और वह थोड़ा निराश होकर अभय की ओर देख रहा था। फिर अभय ने आह भरी और निराश अभिमन्यु को देखकर बूढ़े पिता की तरह अपना सिर हिलाया। अंकल, आज आपके प्रदर्शन ने मुझे बहुत निराश कर दिया है। आपने मेरी नजरों में जो पहले अच्छी छवि बनाई थी वह अब खो दी है। ये कहने के बाद अभय गर्व से मुड़ा और रेस्टोरेंट में वापस भाग गया। अभिमन्यु ने आखिरकार छोटे से रेस्टोरेंट में एक सुंदर सी आकृति देखी। वह त्रिशा थी जो गेट पर खड़े होकर अभय का इंतजार कर रही थी। त्रिशा को देखते हुए स्ट्रीट लैंप की हल्की पीली रोशनी अभिमन्यु की आंखों में थोड़ी गर्माहट भर रही थी। अभिमन्यु ने थोड़ी देर तक त्रिशा को यूं ही प्यार से देखता रहा। इसके बाद बॉडीगार्ड की तरफ मुड़कर उससे कहा, चलो वापस चलते हैं। बॉडीगार्ड ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला। अभिमन्यु कार में बैठ गया और उसके बाद एक एक करके सभी लग्जरी कार वहां से चली गई। अभय ने पैसों को कैश काउंटर की दराज पर दिया और पीछे मुड़ा तो उसके सामने त्रिशा का डर से पीला पड़ा हुआ चेहरा नजर आया। उसने अपने दिल में फिर से अपने दुष्ट पिता को कोसा। देखो, उसकी माँ कितनी डरी हुई थी। उसने मुश्किल से एक कप गर्म पानी डाला और सावधानी से उसे त्रिशा के पास ले आया। मम्मी, पानी। त्रिशा को होश आया। जब उसने अभय को देखा तो उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। उसे सिंघानिया परिवार से अपने बायोलॉजिकल माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। इस दुनिया में उसके पास केवल अभय था जो उसके खून से जुड़ा हुआ था। ये उसकी किस्मत थी कि उसके पास अभी भी अभय था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से अभिमन्यु एक विलन बनाकर उनकी जिंदगी में आ गया था। अभय को पता था कि त्रिशा परेशान है, लेकिन उसने उसे सीधे दिलासा नहीं दिया। इसके बजाय उसने यह दिखावा किया कि उसे त्रिशा का परेशान चेहरा नहीं दिख रहा है। वह त्रिशा के पैरों पर चढ़ गया और उसकी बाहों में समा गया। माँ, मैं आपको बता दूं, वह अंकल, उसके अच्छे कपड़े देखकर मूर्ख मत बनो। मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि वह खाना खाकर भाग जाएगा। वह भले ही दिखने में काफी अच्छा दिखता हो, लेकिन वह स्वभाव से दरअसल बहुत घमंडी और डरावना है। वह एक चालाक लोमड़ी की तरह है। सौभाग्य से मैंने पहले ही देख लिया था कि पैसे में कुछ गड़बड़ी है और मैं जल्दी से उसे वापस ले आया, नहीं तो वह डरावना इंसान हमारे पैसे लेकर भागने वाला था। अभय ने एक एडल्ट की तरह त्रिशा को सब कुछ समझाया। अभय की बचकानी आवाज सुनकर त्रिशा के दिल में अचानक जो चिंता का अंबार लगा हुआ था वह काफी हद तक कम होता हुआ महसूस हुआ। त्रिशा ने अपना सिर नीचे किया और अभय के गोल मटोल गाल को चूमा। हाँ, मेरा छोटू अभय सबसे अच्छा है। त्रिशा के किस करने से अभय का चेहरा अचानक लाल हो गया। वह त्रिशा की बाहों में सिमट गया। त्रिशा दीदी, क्या हम कल भी अपना रेस्टोरेंट ओपन करेंगे? खुशी पैकिंग करके बाहर आते हुए बोली। त्रिशा ने अपने छोटे से हाथ से अभय के गालों को दबाया। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल, हम कल भी अपना रेस्टोरेंट ओपन करेंगे। अगर हम आज के इंसिडेंट से डर गए तो आगे जाकर लोग हमें और ज्यादा डराने की कोशिश करेंगे। आखिर हम कब तक ऐसे डर डर कर अपनी रेस्टोरेंट को खोलती और बंद करते रहेंगे? खुशी एक पल त्रिशा को देखती है और फिर धीरे से उसके पास गई और बोली, त्रिशा दीदी, मैं आपको एक बात बोलूं, आप इस रेस्टोरेंट को बंद क्यों नहीं कर देती? इस रेस्टोरेंट की वजह से आप हमेशा किसी न किसी परेशानी में पड़ती ही रहती हैं, जबकि यह रेस्टोरेंट भी आपका नहीं है। मेरे माता पिता सही कह रहे थे। आप अभी भी जवान हो, आपको अपने लिए कोई पति ढूंढ लेना चाहिए, नहीं तो आज की तरह हमेशा ही आपको एक अकेली लड़की समझकर लोग परेशान करने आते रहेंगे और आपका फायदा उठाने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तुम पहले जा सकती हो, मुझे तुम्हारे एडवाइस की जरूरत नहीं है।
त्रिशा ने ठंडे स्वर में खुशी बीच में टोकते हुए कहा। खुशी ने थोड़ा दुखी होकर मुंह बनाया। वही त्रिशा की गोद में बैठे हुए अभय ने खुशी को ठंडे स्वर में देखा और उस पर गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम मेरे लिए सौतेला पिता ढूंढने की कोशिश कर रही हो? खुशी ने भी अभय को घूरते हुए कहा, तो इसमें गलत क्या है? आखिर त्रिशा दीदी अभी काफी यंग है, तो उन्हें खुद के लिए एक अच्छे इंसान को ढूंढ लेना चाहिए। आखिरकार वह एक लड़की है, वो खुद की रक्षा इतने अच्छे से नहीं कर सकती। अगर उनके साथ कोई होगा तो वह उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखेगा और उनका भी ख्याल रखेगा। अभय ने भी खुशी को घूरते हुए कहा, वह मेरी मम्मी है, उनका ख्याल मैं रख लूंगा। उनके बारे में सोचने के लिए मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आपको देर हो रही है तो फिलहाल आपको यहाँ से जाना चाहिए। खुशी ने अभय को गुस्से से घूर और मुंह बनाते हुए बाहर चली गई। वहीं खुशी के जाने के बाद अभय ने त्रिशा की ओर देखा, जो उन दोनों की बातों को ठीक से सुन भी नहीं रही थी। वह तो कहीं और ही कोई हुई थी। अभय ने मन ही मन अभिमन्यु को कोसा और कहा, ये मेरा कंजूस पिता, मुझे तो अब इसके बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। अब मैं और इस तरह टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता। मेरी मम्मी बहुत भोली और मासूम है और मेरा कंजूस पिता बहुत ही चालाक है। मुझे कुछ बड़ा करना होगा, नहीं तो मेरा चालाक पिता जल्द ही बाजी मार जाएगा। रात के इस वक्त घड़ी में 10 बज रहे थे। अभय पहले से ही खाना खाकर सो चुका था, लेकिन त्रिशा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह आज के इंसिडेंट को भुला नहीं पा रही थी, खास तौर पर अभिमन्यु का रेस्टोरेंट में आना और फिर उन गुंडों को इतनी बेरहमी से मारना, और उसका यह कहना कि वह कुछ भी नहीं भूला है, उसे सब कुछ याद है। त्रिशा को यह सब कुछ अंदर तक बहुत डरा रहा था। लास्ट में जब त्रिशा से और रहा नहीं गया तो उसने अपना फोन निकाला और वाणी को व्हाट्सएप मैसेज किया, वाणी, मुझे लगता है कि इस बार की ठंड संक्रमित हो चुकी है। पता नहीं कैसे मैं उस खूंखार अभिमन्यु रायजादा से टकरा चुकी हूँ, और वह पहले ही अभय से मिल चुका है, और उसने यह भी कहा है कि वह 5 साल पहले वाली रात को नहीं भूला है, और वह अभय के पिता के बारे में भी पूछ रहा था। वाणी, मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। त्रिशा जब दिल्ली से निकली थी उसने तभी अपना फोन बंद करके फेंक दिया था, लेकिन उसने फेंकने से पहले वाणी का नंबर याद कर लिया था। शुक्र था कि वाणी ने इतने सालों में अपना फोन नंबर चेंज नहीं किया गया था, इसलिए अभय को जन्म देने के बाद त्रिशा ने चुपके से उससे संपर्क किया। हालांकि पिछले 5 सालों में उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन त्रिशा ने उसे दूसरे नंबर से हमेशा मैसेज करती रही और उसे बात करती रही। शार्किंग नाइट क्लब में वाणी बाथरूम में बैठी थी और उल्टी कर रही थी। उल्टी करने के बाद वाणी ने अपना मुंह धुला और तभी उसे त्रिशा का मैसेज अपने मोबाइल पर फ्लैश होता हुआ दिखाई दिया। उसने तुरंत मोबाइल उठाया और त्रिशा को जवाब दिया, अरे त्रिशा, मेरी पागल दोस्त, तुम्हें नहीं पता, यह अभिमन्यु रायजादा वाकई एक जिद्दी इंसान है। जहां तक मुझे खबर मिली है उसके हिसाब से अभिमन्यु रायजादा ने इन 5 सालों में कभी भी तुम्हें ढूंढना बंद नहीं किया। मुझे डर है कि अब जब तुम उसे मिल गई हो तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हें थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। वो अभिमन्यु रायजादा इन 5 सालों में और भी ज्यादा खतरनाक बन गया है और उसके तरीके भी थोड़े और ज्यादा डरावने हो गए। वाणी, मैं पहले से ही डरी हुई हूँ, क्या तुम मुझे और डरना बंद करोगी? त्रिशा ने वाणी पर नाराज होते हुए मैसेज को टाइप किया। इधर से वाणी ने एक हंसती हुई इमोजी के साथ टाइप किया, अरे मेरी जान, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मैं तो बस तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ। ठीक है त्रिशा, अभी मैं काम पर हूँ, जब मैं काम से फ्री होकर घर आऊंगी तो तुम्हें फोन करूंगी। इसके बाद वाणी ने अपना फोन बंद कर दिया और वह लड़खड़ाती हुई बाथरूम से बाहर निकली और गलती से किसी से टकरा गई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसने एक आवाज सुनी जिसने उसे बेहद निराश कर दिया। आह, मुझे चोट लग गई है, मुझे दर्द हो रहा है। तुम पागल लड़की, क्या तुम देखकर ठीक से नहीं चल सकती हो? वाणी ने अपना सिर उठाया और राहुल और रीमा को देखा। उसने अपने दिल में बहुत नफरत महसूस की। लानत है, ये दुनिया वाकई दुश्मनों के लिए छोटी है। जहां भी जाओ वह किसी भी हाल में आपसे टकरा ही जाएंगे। वाणी ने रीमा की तरफ देखा तक नहीं। उसने अपने लंबे लहराते बालों को झटक दिया और राहुल की तरफ देखकर मुस्कुराया। राहुल रायजादा, तुम बहुत अंधे इंसान हो। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हें बचाए जाने की जरूरत है? तुम्हें सच में नहीं पता कि हर एक बेहतरीन पैकेज के अंदर अच्छा खाना नहीं मिलता है। अगर तुम अच्छे खाने की परख नहीं कर सकते तो तुम्हें सड़े हुए बदबूदार खाने से ही काम चलाना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वाणी ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ रीमा को देखा। वाणी को शुरू में रीमा से नफरत थी
और त्रिशा की घटना के बाद वह रीमा से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। रीमा चाहे कितना ही अच्छा बनने का दिखावा करे, वाणी की नजर में उसके लिए सिर्फ एक शब्द था, निहायती गिरी हुई और कुटिलता से भरी हुई लड़की। राहुल शार्किंग नाइट क्लब का रेगुलर कस्टमर था। हर कोई जानता था कि वह इंडिया के सबसे अमीर परिवार रायजादा फैमिली से आता है। इसके अलावा अभिमन्यु रायजादा के बारे में ना जानने की कौन हिम्मत कर सकता था। अभिमन्यु के कारण राहुल को हर कोई जानता था कि वह कौन है और किस फैमिली से आता है। वाणी बहुत अच्छे से जानती थी कि रीमा राहुल के बारे में क्या महसूस करती थी, और इसका कारण भी शायद यही था कि वह रायजादा फैमिली से बिलोंग करता है। अंतरा सिंघानिया ने ही रीमा को राहुल के पास भेजा था ताकि वह उसके साथ रिलेशन बना सके और रायजादा फैमिली में इंटर हो सके। जब वाणी ने रीमा को देखा तो वह उसे थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन फिलहाल वह इस नाइट क्लब में काम करती थी और वह वहां कोई सीन क्रिएट नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने अपने आप को रीमा को थप्पड़ मारने से कंट्रोल किया। तुम नशे में हो, राहुल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। राहुल देख सकता था कि वाणी किस तरह से लड़खड़ाते हुए खड़ी थी। वाणी ने एक लंबी स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बर्फ जैसे सफेद कंधों से रोशनी झलक रही थी और उसकी खूबसूरत कॉलर बोन से उसके कर्व्स दिख रहे थे। पहले तो वाणी ने अपने कंधे उचका दिए और सब कुछ इग्नोर करना चाहा, लेकिन फिर उसने रीमा के चेहरे पर छाए डिस्कस्ड लुक को देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। वाणी ने राहुल की तरफ देखते हुए उसे टोंट मारते हुए कहा, नहीं, मैं बस थोड़े से नशे में हूं, पर नशे में होने के बावजूद भी मैं तुम्हारी तरह आंधी बिल्कुल नहीं हूं। राहुल रायजादा का स्वाद वाकई में समय के साथ बहुत खराब हो चुका है। अब इसे अपग्रेड करने का समय आ गया है। रीमा ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, लेकिन वह राहुल के सामने भड़कने की हिम्मत नहीं कर पाई। नहीं तो अभी तक उसने जो एक एलिगेंट और भोली लड़की की इमेज उसके सामने बनाई थी, वह सब बर्बाद हो जाती। राहुल ने गंभीरता से पूछा, कैसे? मेरा टेस्ट इतना खराब कैसे है? क्या मैंने तुम्हें चुना है? हाँ, अगर मैंने तुम्हें चुना होता तो फिर तुम यह बात कह सकती थी। मैं? वाणी ने अपना सिर झुकाया। उसके लंबे काले बाल नीचे कमर तक गिर रहे थे। उसने राहुल की तरफ नफरत से देखा और गुस्से से अपने दांत किटकिटाए। वाणी ने थोड़ी देर का पॉज लिया और अपने गुस्से को कंट्रोल किया और मन ही मन कहा, राहुल, ये कुछ ज्यादा ही धूर्त इंसान है। इसे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। आज मैं इसे बताती हूँ कि वाणी से पंगा लेना का क्या अंजाम होता है। आज मैंने इस राहुल और उसकी इस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड रीमा का कीमा नहीं बनाया तो मेरा नाम भी वाणी नहीं। फिर वाणी अचानक मुस्कुराई और रीमा की तरफ देखकर कहा, बेशक मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि इस बूढ़ी औरत का चेहरा और फिगर मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्लास्टिक की दुकान की तुलना मुझसे करने की? ये जो कुछ भी तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है वह बस सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी और ढेर सारे मेकअप का कमाल है। और रही बात मेरी, तो तुम मेरे जैसे ओरिजिनल ब्यूटी को डिजर्व भी नहीं करते हो। तुम्हें तो केवल यह रीमा ही सूट करती है। वाणी रीमा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए जजमेंट आवाज में राहुल से कहती है, और वैसे भी क्या तुम्हें यकीन है कि इस फिगर को देखने वाले अकेले तुम एकमात्र मर्द होंगे? क्या पता इस खूबसूरती को पहले ही किसी ने टेस्ट कर लिया हो। अगर ऐसा हुआ तो तुम तो बेकार में ही इस रीमा द्वारा टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हो जाओगे। मुझे तो अब तुम्हारे लिए दुख भी महसूस होने लगा है। बड़े ही अफसोस की बात है। वाणी इतना कहने के बाद एविल तरीके से रीमा की तरफ देखकर मुस्कुराई। रीमा खुलेआम अपनी इतनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? वह अपने गुस्से को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाई और वाणी पर बरस पड़ी। वाणी, मुझे पता है कि तुमने हमेशा त्रिशा की वजह से मुझे नापसंद किया है, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारी इस तरह की घटिया बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी और ना ही स्वीकार करूंगी। भला तुम बिना किसी सबूत के मेरे ऊपर इस तरह का घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हो? वैसे भी जो जैसा होता है सामने वाले को वैसा ही दिखाई देता है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम इसे फिर से नहीं कहोगी। रीमा ने अपने गुस्से को दबाते हुए वाणी से कहा। रीमा अपने आंखों के कोने से एक नजर राहुल की तरफ देखा और फिर से वाणी की तरफ देखते हुए बोली, राहुल और मैं एक सामान्य रिश्ते में हैं, इसलिए कलह और परेशानी पैदा करने की कोशिश करना बंद करो। साथ ही तुम एक लड़की हो, इसलिए तुम्हें एक अच्छी लड़की की तरह बिहेव करना आना चाहिए। पिछले कुछ सालों में रीमा रायजादा परिवार से मिलने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी।
ताकि रायजादा परिवार को उसके अच्छाइयों के बारे में पता चल सके। रीमा के पेरेंट्स को जब इस बारे में पता चला तो वह बहुत ही खुश हो गए। उन्हें पता था कि राहुल रायजादा से रिलेशन बनाने का क्या मतलब हो सकता था, इसलिए उन्होंने भी इसके लिए रीमा की काफी मदद की थी। वाणी ने हंसते हुए कंधे उचका दिए। इस मामले में मैं और क्या कह सकती हूँ? मैं केवल अपना आशीर्वाद दे सकती हूँ। राहुल वाणी के शब्दों को सुनकर निराश हो गया था, जैसे वह इन शब्दों को नहीं सुनना चाहता था। वाणी ने राहुल के उदास चेहरे को देखा और अपना हाथ उठाया, उसकी टाई पकड़ी और उसके कान में फुसफुसाया, तो मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ। बी फर्टाइल एंड हैव अ गुड बेड टाइम। दोनों साथ साथ में बूढ़े हो जाओ और कई बच्चे और पोते पोतियां पैदा करो। शब्दों से वाणी आशीर्वाद दे रही थी, लेकिन उसके एक एक शब्द सार्केज्म से भरा हुआ था। इतना कहने के बाद वाणी ने उन दोनों के बीच से अपना रास्ता बनाया और लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर जाने लगी। राहुल का चेहरा इतना काला था कि मानो किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी। इस बदतमीज लड़की ने अभी अभी क्या कहा? इस दुष्ट लड़की की हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ कहने की भी? इसकी जुबान तो कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है। रीमा ने अपने होंठ काटे और धीरे से कहा, राहुल, मुझे माफ करें, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बुलाया था और यह सब मेरी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से ही वाणी ने हमें इतना कुछ सुनाया है। दरअसल तुम पहले जा सकती हो, मुझे अभी भी कुछ काम करना है। राहुल ने रीमा को बीच में टोकते हुए कहा। रीमा के जवाब का इंतजार किए बिना राहुल पलटा और जल्दी से चला गया। राहुल के चेहरे पर इतना गुस्सा था कि उसके चेहरे की बनावट बदल गई। उसने गुस्से में वाणी को कोशा, स्टूपिड गर्ल। राहुल ने शार्किंग नाइट क्लब के प्रवेश द्वार से कुछ भी दूरी पर बस का इंतजार कर रही वाणी को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए एक साइड पर ले आया। जब वाणी ने राहुल के चेहरे पर गुस्सा देखा तो वह खिलते हुए फूल की तरह हंस पड़ी। राहुल रायजादा को मुझे यहाँ तक छोड़ने आने के लिए धन्यवाद कैसे कहूँ? वाणी ने अचानक से अपनी आंखें सिकोड़ी और फिर उसे बिल्कुल किसी जासूस की तरह देखते हुए उससे शक भरे भाव में पूछा, क्या तुम अपने प्यारी गर्लफ्रेंड रीमा को धोखा देने के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम मेरे साथ रात बिताने की योजना बना रहे हो? राहुल वाणी के शब्दों को सुनकर स्पीचलेस हो गया था। यह लड़की कभी भी कुछ भी बोलने से पहले सोचती क्यों नहीं है? ये बेवकूफ लड़की हमेशा ऐसे बिना दिमाग वाले विचार को लाती कहां से है? पर जब राहुल ने वाणी को लड़खड़ा कर गिरते हुए देखा तो उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और अपने शब्दों को चबाते हुए वाणी से कहा, तुम नशे में हो। अगर तुम नहीं चाहते कि यहाँ तुम्हारा शव उठाया जाए तो अच्छे से व्यवहार करो। मैं तुम्हारी वापस घर जाने में मदद करता हूँ। वाणी कुछ देर तक लड़खड़ाई, फिर उसने खुद को स्थिर करने के लिए राहुल के कंधे को अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर पकड़ लिया। उसने राहुल के चेहरे को थपथपाया और अपने लाल होंठों को उसके करीब ले गई। वाणी मुस्कुराई और बोली, क्या अफसोस है, आज से लेकर महीने के अंत तक मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए आदमी लाइन में खड़े हुए हैं। तुम देर से आए हो और अब तुम लाइन नहीं काट सकते। वाणी ने अचानक से राहुल को खुद से दूर धकेल दिया। राहुल, जिसका चेहरा पहले से ही काला था, वह वाणी के शब्दों को सुनकर गुस्से से गुर्राया, लेकिन वह इतने गुस्से में था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकला। उसने वाणी को धक्का दिया और फिर पलटकर तेज कदमों से वहां से चला गया। वही वाणी ने अपने दाहिने हाथ में अपना हैंडबैग पकड़ लिया और उसे शैतानी मुस्कुराहट के साथ हिलाया। पीछे मुड़ने के बाद वाणी की जो नशे में धुत्त वाली पर्सनालिटी थी वह अचानक ठंडी हो गई और उसकी आंखें के एक्सप्रेशन ठंडे और शांत हो गए। वह राहुल से उतनी ही नफरत करती थी जितनी वह रीमा से करती थी। ये वह आदमी था जिससे त्रिशा ने 6 साल से सीक्रेट रूप से प्यार करती थी, लेकिन वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता था और उसकी ये नफरत ही आज के ज्यादातर अपने गुस्से को बाहर निकालने के कारण बनी थी। हालांकि वाणी को पहले भी हमेशा लगता था कि राहुल त्रिशा के लिए एक अच्छा लड़का नहीं है और उसे अभी भी लगता था कि राहुल एक बदमाश है। एक आदमी कितना अच्छा हो सकता है अगर वह रीमा जैसी वाहियात लड़की के साथ रिलेशन में हो तो। अभी वाणी करीब 300 मीटर से अधिक चली ही थी कि जब एक काली कार अचानक उसके सामने रुकी और उसका रास्ता रोक दिया। वाणी ने ऐसा नाटक किया कि जैसे उसने उस कार को देखा ही नहीं। वह एक पल के लिए भी नहीं रुकी और कार से दूर अपने कदमों को बढ़ाती रही। साथ ही वह चलते चलते अपने लिए टैक्सी बुलाने के लिए टैक्सी ऐप का भी इस्तेमाल किया। तभी कार में बैठा व्यक्ति बाहर निकला और उसे रोक दिया। मिस वाणी, सर आपको इनवाइट कर रहे हैं, प्लीज कार के अंदर आ जाइए। मुझे आज कुछ काम है, अपने मालिक को बता दो कि मैं आज नहीं आ सकती।
वाणी ने ठंडे चेहरे से उस आदमी को जवाब दिया। मिस वाणी, प्लीज। ड्राइवर ने वाणी के सामने सर झुकाकर उसे अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट किया। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे आज कुछ काम है, मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकती। वाणी ने गुस्से से ड्राइवर को डांटा। मिस वाणी, प्लीज। ड्राइवर ने एक बार फिर रिक्वेस्ट किया। वाणी ने अपने दांत पीस लिए। गुस्से की वजह से उसकी आंखें, जो एक सेकंड पहले राहुल के सामने अभी भी खूबसूरत लग रही थीं, अब वह लाल और धुंधली हो गई थी। वाणी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अचानक उस ड्राइवर को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। ड्राइवर ने अपना सिर झुका लिया, लेकिन उसके शब्द अपरिवर्तित रहे। मिस वाणी, प्लीज। वाणी गुस्से से पलटी और कार के पास चली गई। जब उसने गेट खोला, गेट खोलते ही वाणी को अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका सा महसूस हुआ, जिससे वाणी एक पल के लिए अपनी जगह पर ही जम गई। कार के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, पर फिर भी उस अंधेरे में भी वाणी साफ देख सकती थी कि दो जोड़ी आंखें उसे बहुत गुस्से से घूर रही हैं। वाणी को अच्छे से पता था कि कार में बैठा इंसान कौन है और वह इस वक्त कितने गुस्से में है। वाणी को यह भी पता था कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उसने गहरी सांस ली और कार के अंदर चली गई। कार में बैठते ही वाणी को उस आदमी ने अपनी मजबूत बाहों में खींच लिया, जिससे वाणी एक झटके में उस आदमी के चौड़े सीने से टकरा गई। हेलो माय डियर लिसनर, आई नो कि आपको कहानी सुनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, पर इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। और कहानी से रिलेटेड आपको जो भी शिकायत करनी है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर कर सकते हैं। मैं आपको सबका जवाब दे दूंगी और कहानी को लेकर जो भी अपडेट होगी, मैं वहां आपको पहले दे दिया करूंगी। आप मेरे प्रोफाइल के इंस्टाग्राम वाले आइकॉन पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप तक पहुंच सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय बाय।